बस छोड़ दो उसे, ठीक। बाकी हम क्वेश्चंस थोड़ा लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अनसॉर्ट 2025 हम लोग कर रहे थे मैथ्स में, क्लास 10th का सेट नंबर 7 जिसका कोड है CB। स्टार्ट करेंगे, इसका पहला पार्ट करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं 20, और हर सेट की तरह इसमें का एक क्वेश्चन, और कई बार तो 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं इसमें के। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि HCF दिया गया है, 2 नंबर्स हैं A और B, इनका HCF 5 है, LCM 200 है, A और B का गुणनफल निकालना है। इस फॉर्मूले पर एक ऑब्जेक्टिव 100% आने वाला है, रट लो बिल्कुल ये सवाल। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो बेटा फर्स्ट नंबर यहां पे क्या है, A है, और सेकेंड नंबर क्या है यहां पर, B है। इनका LCM क्या है, 200 है, और इनका HCF क्या है, 5 है। तो 5 दूना 10, 1000 A इंटू B AB। तो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, उनका गुणनफल ही पूछ रहे हैं। तो AB बराबर 1000 आ गया। अब ऑप्शन देखना है 1000 है कोई कि नहीं है, होगा ही। तो पहले क्वेश्चन का B ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। संख्या 4√3, ये पीछे भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इन्होंने कहा क्या पूर्णांक है ये, तो जवाब है नहीं, पूर्णांक तो नहीं है। पूर्णांक कैसे हो सकता है, इसमें √3 लिखा है। बी ऑप्शन में लिखा परिमेय है, परिमेय कैसे हो सकता है, √3 तो परिमेय नहीं है, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, अपरिमेय है। डी ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे। ये 100% ये अपरिमेय संख्या, और ये प्रूव करने को भी आता है कई बार, प्रूव करो कि संख्या 4√3 अपरिमेय संख्या है। तो यही सी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट है। डी वैसे देख लें क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं, कोई तो है। देखिए एक और क्वेश्चन उसी फार्मूले पर आ गया जिसकी बात कर रहे थे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपके पेपर में 100% एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें का। तो फिर से एक बार वही फार्मूला, लासा गुणे मासा LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और बेटा इनका जो लासा है, LCM है, वो 100 है। इनका जो HCF है वो हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। और पहली संख्या हमारी 20 है और दूसरी संख्या हमारी 25 है। अब इनका HCF कैसे फाइंड करें, तो 20 गुणे 25, और ये 100 जाएगा बटे में, तो 20 पंचे 100 और 55 25। HCF कितना आ गया, 5 आ गया। HCF आ गया बेटा 5। ऑप्शन देख लें, 5 है कोई। तीसरे का 5 ऑप्शन है कि नहीं है, तीसरे का डी, हाँ जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, चौथा सवाल। ये कह रहे हैं x का मान क्या होगा। इससे सरल सवाल क्या है कोर्स का, ये मत सोचना आउट ऑफ कोर्स आ गया। ये द्विघात समीकरण में एक प्रश्नावली पूरी ऐसी है, इसे पलट दीजिए या इधर उधर गुणा कर दीजिए जैसे समझ पाओ। तो पलट ही देते हैं, इसको भी पलट दीजिए, उसको भी पलट दीजिए। अच्छा जी, 10 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचा, 4, और 4 का वर्गमूल +-2। ऑप्शन देख लीजिए जिसमें +2 और -2 दोनों दिए हों, तो चौथे का बी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवें प्रश्न में कह रहे हैं कि एक समीकरण दिया है, इसके मूल बराबर हैं, इसके मूल, और अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो उसका विविधकर 0 होता है। तो ऊपर लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है इसलिए विविधकर 0 हो गया। इसमें ए बी सी के मान रखेंगे, ए ये है, बी ये है, सी ये है। बी कितना है, -8, ए कितना है, 2, और सी कितना है, सी एक्चुअली सी है। -8 का वर्ग 64, 4 दूनी 8, सी बराबर 0, प्लस का 64 उधर गया तो -64, माइनस माइनस काट दीजिए, 8 × 64, फाइनली सी बराबर 8 आ गया। तो ऑप्शन देख लें, पांचवें का डी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर आया सी बराबर 8, ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो, छठा प्रश्न। कह रहे हैं इस बहुपद का एक शून्यक 2 है। अगर ये शून्यक है, शून्यक किसे कहते हैं, जिसको रखने पर शून्य हो जाए। अगर ये शून्यक है, 2 है कि -2 है, देखिए गलत नोट हो गया है, x² - 3x + 5 है, हाँ ठीक है, इसका शून्यक 2 है।
अगर ये शून्यक है तो इसको रखने पर शून्य हो जाएगा बहुपद। तो x बराबर 2 रख देते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5a बराबर 0 क्यों हो गया? क्योंकि ये शून्यक है। शून्यक वही होता है जिसको रखने पर शून्य हो जाए, इसीलिए इसको शून्यक कहते हैं। 2 का वर्ग 4, 3 दूना 6 माइनस 6 प्लस 5a बराबर 0। 4 में से 6 जाएगा माइनस का 2 प्लस का 5a बराबर 0। 5a बराबर कितना? -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, a बराबर 2/5। ऑप्शन देखिए, a बराबर 2/5 कौन सा ऑप्शन है? छठे का सी ऑप्शन करेक्ट है। 7वें प्रश्न के साथ देखें, इस बहुपद के शून्यक पूछ रहे हैं। शून्यक क्या होता है? शून्यक वो होता है जिसको रखने पर शून्य हो जाए। तो इसको शून्यक चाहिए तो इसको शून्य कर दो। हमेशा हम कहते हैं किसी बहुपद के शून्यक चाहिए तो बहुपद को शून्य कर दो। फैक्टराइज करिए, 6 का फैक्टर करो, जोड़ने पर 5 हो जाए। 3 दूना 6, 3 दो 5, तो एक्स स्क्वायर, इस 5 को लिख लेंगे 3 + 2 x + 6 बराबर 0। 3 2 5, 5x हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस का 2x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन बचा x, फिर x कॉमन बचा 3, -2 कॉमन बचा x, माइनस कॉमन तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, 2 3 6 बराबर 0। x - 3 पूरे में कॉमन बचा x - 2 बराबर 0। एक बार पहला फैक्टर 0, -3 उधर गया तो +3, x बराबर 3, x - 2 बराबर 0, -2 उधर गया तो +2। तो इसके दो शून्यक आ गए, कौन कौन से? 2 और 3। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। 7वें का मुझे लग रहा है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 8वां प्रश्न। ये कह रहे हैं ये बिंदु किस चतुर्थांश में है? ये तो 9th का सवाल पूछ लिया इन्होंने। इसका चिन्ह होता प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस और माइनस। ये पहला चतुर्थांश होता, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। अब आप चेक करो, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस कहां होता है? दूसरे में। तो इसका आंसर होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, दूसरे चतुर्थांश में है। ऑप्शन कौन सा आएगा? 8वें का बी ऑप्शन होगा। ठीक है। 9वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या a है, इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई निकालो। बेटा इनके ऑप्शन नहीं देखेंगे, पहले हम अपनी तरफ से याद करें कि चाप की लंबाई का सूत्र होता क्या था, क्योंकि अगर इनके ऑप्शन देखोगे कंफ्यूज हो सकते हो। चाप की लंबाई का सूत्र होता था पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या a है तो उसे कर लो पाई a थीटा अपॉन 180। अब देखो ऑप्शन कि किस ऑप्शन में ये लिखा है। पाई a थीटा 180 नहीं है यार, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। पाई a थीटा अपॉन 180, हाँ जी, 2 से काट दो इसे, 2 1 कम 2 1 3, 1 बचा 16। पाई a थीटा अपॉन 180। अब आगे के ऑप्शन हम नहीं देखेंगे, इसका 9वें का बी ऑप्शन ही सही है। ये हो भी नहीं पाएगा, ये हो भी नहीं पाएगा क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा, 3 36 720 हो जाएगा, और इसमें तो a स्क्वायर है, तो ये भी गलत हो गया। तो 9वें का बी ऑप्शन ही करेक्ट है। ये फार्मूला था, याद होगा तभी कर पाओगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 2 ट्रायंगल हैं जो सिमिलर हैं, समरूप हैं। आगे पहले समझो, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं बेटा। a किसके बराबर होता है? d के। तो यानी हम कह सकते हैं d बराबर a, d बराबर a, और a कितना है? 45, यानी a भी 45, d भी 45। आगे बढ़ते हैं। e किसके बराबर होगा? b के। तो e बराबर b, e बराबर b, e बराबर b, और e कितना है? 56 है, तो b भी 56 हो गया। अब हमें c चाहिए, और c किसके बराबर है? f के। c किसके बराबर है? f के। तो चाहे c निकल आए चाहे f निकल आए, और दोनों ही निकल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के अगर 2 कोण पता होते हैं तो तीसरा निकल ही आता है। तो क्यों ना हम जब c चाहिए तो हम ये कहते हैं त्रिभुज ABC है,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। इसमें खास बात ये रही कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, आगे कोई खास बात नहीं है। डी और ए बराबर, ई और बी बराबर और सी और एफ बराबर। ए की वैल्यू बेटा कितनी 45 डिग्री, बी की वैल्यू 56 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 5 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5 5 10, 101, 179 डिग्री आ जाएगा। देखो ऑप्शन में है कोई, एंगल सी बराबर 180 डिग्री प्लस 101, उधर जाएगा तो माइनस 101। 100 हटाई दो, 80 में 1 घटा दो तो 79 डिग्री आ रहा आंसर बेटा। देखो ऑप्शन है कोई, तो 10वें का डी ऑप्शन करेक्ट है, 10वें का डी ऑप्शन करेक्ट है, 79 डिग्री ऑप्शन में है। आगे बढ़ा जाए 11वां क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसा भी एक क्वेश्चन जरूर रहता हर सेट में। कॉस ए दिया है 5/13, कॉस ए दिया है, कॉस ए दिया है 5/13। बेटा कॉस होता है जानते हो क्या? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार भाई 90 के सामने कर्ण होगा, इसके सामने लंब, तो आधार हो गया 5, 90 के सामने कर्ण हो गया 13। वैसे तो कायदन जब लिखने का होता है तो हम 5K और 13K लिखते हैं, लेकिन यहां ऑब्जेक्टिव है, हमें सीधे आंसर लिखना है, तो हम 5K 13K ना लिखकर सीधे हम ऐसे लिख लेना है। tan बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार। आधार पता है, लंब चाहिए केवल अपने को, तो पाइथागोरस दे देगी लंब। कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है जी। और AB की लेंथ कितनी है? 5, तो हम कह सकते हैं 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 13 का वर्ग 169, BC स्क्वायर लिखा ही है, 5 का वर्ग 25 प्लस 25 इधर आया तो माइनस 25। 169 में 25 घटा दो भैया, 9 में 5 गए 4, 6 में 2 गए 4, 144 का वर्गमूल कितना? 12 सेंटीमीटर। अब tan A की वैल्यू निकाल दो। tan A हो जाएगा लंब बटे आधार। tan A क्या हो जाएगा? अच्छा ये तो 12 है ही, आ गई मतलब। tan A होता लंब बटे आधार, A के सामने लंब, लंब हो गया 12, 90 के सामने कर्ण, आधार हो गया 5। देखना पड़ेगा 12/5 कोई ऑप्शन है क्या? 12/5 तो 11वें का A ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा चाहिए। बेटा अगर cos थीटा 1 है तो cos में 1 वैल्यू किसकी होती है? 0 डिग्री की होती है। cos 0 1 होता है, cos हटा देंगे तो थीटा 0 डिग्री हो गया। अभी थीटा यहां पर 0 डिग्री रख दो, tan 0 पूछ रहे हैं, यानी tan 0 0। देखो ऑप्शन में 0 है कहीं पर, तो 12वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। cos 0 का मान 1 होता है, 0 रखो, tan 0 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वां सवाल। 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मान चाहिए। बेटा tan 30 की वैल्यू होती 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती? 1/√3 होती है बेटा, ठीक है जी। तो 2 1 कम 2, 2/√3, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, फिर 2/√3 और 3 1 कम 3 और 1 4/3, 1 कम 3 और 1 4/3। अब 2/√3 इसे पलट दो, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, साथ में इसको कर दो √3 किसी संख्या को अगर रूट पहना है तो 2 बार लिख सकते हैं, √3 और 4 यहीं पे आ गया, 2 दूनी 4। बेटा √3/2 आ गया। ऑप्शन देख लो कौन सा है। 13वें में √3/2 पहला ऑप्शन ही है, अच्छी बात है। इसके आगे 14th क्वेश्चन है tan अल्फा बराबर sin अल्फा। 0 डिग्री होगा यार, ये तो लगाना ही नहीं है। ऐसे ही पता चला tan, तुमने जो मान याद किए होंगे 0 से 90 में, ऐसा कौन सा एंगल है जिसके sin और tan बराबर होते हैं? तो 0 डिग्री पर sin 0 0, tan 0 0। फिर भी आपको किस तरह लगा के दिखा दो, चलो लगा लो भाई। tan अल्फा को हम लिख सकते हैं sin अल्फा बटे cos अल्फा।
यहां पे भी क्या लिख देंगे, साइन अल्फा, ठीक है ना। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल कर दो, 1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, और कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है बेटा बताओ, 0 डिग्री की होती, तो अल्फा हो गया 0 डिग्री। अल्फा कितना हो गया, अब समझना, यानी अल्फा अगर 0 हो गया तो साइन 0 0 टेन 0 0। हालांकि अगर इसे आप इसे ऐसे करने जाएं कि हम कैंसिल नहीं करेंगे और भी वैल्यूज निकालने की कोशिश करें, तो ये उस तरफ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा वही वैल्यू मिलेगी, इसलिए कैंसिल कर दिया। इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसको इधर ले आए साइन अल्फा, प्लस इधर आया तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉमन ले लें, बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा बराबर 0। एक बार हम इसको 0 करेंगे तब भी हमें साइन 0 अल्फा बराबर 0 डिग्री ही मिलेगा, और अगर इसको 0 करेंगे तो ये आ जाएगा, तब भी 0 डिग्री मिलेगा। कुल मिला के अल्फा 0 डिग्री ही आएगा। सही तरीका ये होता है लगाने का, सरल आपको ये लगता है, क्योंकि जिसके लिए हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं कभी उसको दोनों तरफ से कैंसिल करना उचित बात नहीं है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में कोई देखता तो है नहीं सोल्यूशन, उसमें तो ऑप्शन चाहिए, तो उसमें सब सही। अब आपको अगर लगता हो कि क्यों सही नहीं है, बता देते हैं। देखिए, जैसे लिखा हो कभी x बराबर x/2, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x, और आपको नहीं, हम तो सर x काट लेंगे दोनों तरफ से, तब तो 1 बराबर 1/2 आ जाएगा, 2 बराबर 1 हो गई गणित की ऐसी तैसी। तो अब इसको सॉल्व करने का सही तरीका ये नहीं कि हम दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, सही तरीका ये कि 2 को इधर लाएं, फिर x को इधर लाएं, और फिर 2x में ये कहें कि x बराबर 0 होगा, क्योंकि 0 ऐसा नंबर है कि 0 और 0 का आधा दोनों बराबर होते हैं, तो कैंसिल करना उचित नहीं होता है। लेकिन ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सब उचित है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ढूंढना है। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 है, कोण 60 अंश है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए। बेटा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देख लिया करो ऑप्शन में पाई में है कि बिना पाई में है, पाई का मान पाई में है तो भैया पाई का मान ना रखो, r का मान 6 रखो, 6 का वर्ग 36, r का मान 6, 6 का वर्ग 36, थीटा 60 डिग्री रख दो, अपॉन में बेटा 360 है, 0 0 कट गया, 6 छंग 36 कट गए, फिर 6 छंग 36 कट गए, 6 पाई आ रहा है। देख लो कोई ऑप्शन है क्या, मात्रक लिख देना, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हो तो 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन में मौजूद है। 15वें का बी ऑप्शन करेक्ट है। 16 नंबर पे आ जाइए भाई, ये 15 नंबर था। ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें के कई सवाल पीछे भी आए हुए हैं। ए सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों के संलग्न फलकों को मिला दिया गया है, और फिर जो ठोस बनेगा, जब भी आप 2 घनों को आपस में मिलाएंगे, अगर आप 2 घनों को आपस में चिपका दें तो उनकी लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई उतनी रहती है, ऊंचाई उतनी रहती है, ठीक है, तो बन जाता है घनाभ। हम बनाकर दिखाते हैं, इसमें हमें लगाने में तो कम टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको थोड़ा समझा के बताना चाह रहे हैं। देखिए जरा, 2 घनाभ ले रहे हैं बेटा, ये पहला घनाभ है, अभी घनाभ नजर आएगा धीरे धीरे, अब तो लग रहा होगा घनाभ है, अभी भी नहीं लग रहा है, अब लगने लगा होगा, अब पूरी तरीके से महसूस हो रहा होगा, अब कंफर्म घनाभ हो गया। हालांकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम बराबर नहीं रखे, लेकिन मान लो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है घनाभ। अब इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लंबाई a है, इसकी चौड़ाई भी a है, इसकी ऊंचाई भी a है, तभी तो घनाभ है सॉरी घन है। अब इस घन में एक और घन चिपका के बिल्कुल रख दो सेम साइज का, देखिए क्या होता है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक घन और चिपका के रख दे रहे हैं बिल्कुल। अब आपको 2 घन दिख रहे होंगे,
आपको दो घन दिख रहे हैं और दोनों घन हमने चिपका के रख दिए बेटा, बिल्कुल सटा के रख दिए, एक फेस उनका सटा हुआ रखा है। अब आप देख पा रहे होगे कि लंबाई इसकी बढ़ गई है। अब अगर इसको हम एक शेप देखें, पूरा इसको एक साथ देखें, तो ये घन नहीं है, ये घनाभ है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी हो गई, इसकी लंबाई हो गई a प्लस ए, मतलब 2a। चौड़ाई पर कोई असर पड़ा, बताओ, बोलो, चौड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा, ऊंचाई पर भी कोई असर नहीं पड़ा। अब जो चाहो वो कर लो। क्या कह रहे हैं, वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, हाँ ठीक है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको छोड़ दें, लगा सकते हैं आप अपने आप। ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, चलो चल लगा देते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें वैल्यू लगाएंगे, L की वैल्यू है 2A, B की वैल्यू है A, B की वैल्यू A, H की वैल्यू A, H की वैल्यू A और L की वैल्यू 2A। अब क्या होगा जी, 2A और A की गुणा 2A स्क्वायर, A की गुणा A स्क्वायर, फिर 2A और A की गुणा 2A स्क्वायर, 2 1 3, 3 और 2 5, और 5 दूनी 10, 2 2 4 1 5, 5 दूनी 10, 10A स्क्वायर। लंबाई 2A रखी, चौड़ाई A रखी, 2A और A की गुणा 2A स्क्वायर, फिर A स्क्वायर, और इसकी करेंगे तो 2A स्क्वायर, तो 2 2 4 और 1 5 दूना 10, 10A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जी, 10A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16वें का C ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। 17वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं बेटा, इसमें इन्होंने माध्य पूछा है। माध्य पूछा तो जैसे ये तो वर्ग अंतराल है बेटा, ये क्या है, वर्ग अंतराल है। ये क्या है, ये बारंबारता दी गई होगी, एक बार मिला लेते हैं फिर से, कई बार 4 5 4 7, ठीक है। XI निकाल लो, XI इसके मध्य बिंदु पर केंद्रित होती है, तो 0 से 10 के मिड में क्या है 5, 10 से 20 के मिड में क्या है 15, 20 से 30 के मध्य में क्या है 25, 30 से 40 के मध्य में क्या है 35। बेटा माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। एक काम कर देते हैं हम लोग, FI/XI कर लो भाई, 4 पंचे 20, 15 पना 75, 25 चक्कू 100 और 35 सत्ते, 7 पचे 35 के 5, हासिल लगे 3, और 7 21 और 3 24। इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ो भाई, 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1 1 2 3 3 7 10 10 4 14 का 4, हासिल 1 1 1 2 और 2 4। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 440 आ रहा है। इसको जोड़ लेते हैं, 7 4 11, 11 5 16 और 4 20, तो 4 4 8 5 13 7 20, ठीक है। 5 5 10 का 0, हासिल 1 1 2 3 3 7 10 14 के 4, हासिल 1 1 1 2 2 4, 440 बटे 20। चेक कर लें, 22 ऑप्शन है कोई, ऑप्शन डी है 22। 18वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसमें ये माध्य का वर्ग पूछ रहे हैं। बेटा ये वर्ग अंतराल दिया है ऊपर, ये बारंबारता दी है, और अब इन्होंने पूछा है कि माध्यक वर्ग बताओ, तो पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। माध्यक वर्ग निकालने के लिए पहले संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। सबसे पहले लिखेंगे 4, 4 और 6 10, 4 6 10 10 10 20, 20 6 26, 26 4 30। इसको जोड़ लीजिए जरा, 4 6 10 10 20 से 26 4 30, आता तो वही बट क्रॉस चेक कर लिया करो। 30 का आधा कर लो बेटा, ये बताना है 15वां पद किस अंतराल में आएगा। देखो पहले पद से चौथे पद तक यही चलने वाला है, 5वें पद से 10वें पद तक ये अंतराल चलेगा, बट 10वें तक की डिमांड नहीं हो रही है।
11वें पद से, 10वें के बाद कौन सा, 11वें पद से 20वें पद तक ये चलेगा। इसी में अपना काम भी बन जाना है। 15वां पद चाहिए ना अपने को, तो 10 से 15 देख लो, ऑप्शन है कोई। माध्यक वर्ग जानते हो क्या है, 10 से 15। ऑप्शन देख लो बेटा, कोई 10 से 15 है क्या? ए ऑप्शन ही है बेटा। 19वां सवाल देखिए, किसी अधिवर्ष में, तो ये अधिवर्ष क्या होता है? अधिवर्ष जिसमें थोड़ी अधिकता हो जाए, आधा वर्ष नहीं, अधिवर्ष का मतलब आधा वर्ष मत समझ लेना। अधिवर्ष का मतलब जिसमें 29 दिन की फरवरी होती है, और 29 दिन की फरवरी होने के कारण उसमें 366 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं, अधिवर्ष में 366। अब संडे पता करना तो 7 से भाग करो। 7 से क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन और एक सप्ताह में एक संडे जरूर आता है। 7 से डिवाइड कर लो, 7 पचे 35, 1 36, 1 बचा 16, 7 दूनी 14, यानी 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं बेटा। अब क्या करा जाए, 52 पूर्ण सप्ताह में 7 से गुणा करो। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 पचे 35, 1 36, यानी टोटल 364 डेज होते हैं। कुल 364 दिन होते हैं बेटा। इन्हीं 364 दिन में, क्योंकि ये 364 दिन 52 सप्ताह बनाते हैं, एक सप्ताह में एक संडे होगा, तो 52 सप्ताह में 52 यानी 52 संडे भी हो जाएंगे। कहानी केवल 53वें संडे की फंसती है, हो भी सकता और नहीं भी। अब 366 में 364 दिन निपट गए, दिन बचे कितने, 2, शेष 2 दिन बचे, और 2 दिन निम्नलिखित तरीके से हो सकते हैं। वो 2 दिन कैसे कैसे हो सकते हैं समझना होगा। वो 2 दिन में संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, वेंसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, और फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे मंडे वापस वही। ठीक है जी। तो ये 2 दिन जो है ना, उनके कुल तरीके कितने हैं, 7। वो जो 2 दिन बचे वो 7 तरीके से पढ़ सकते हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक बता दें, जब भी 2 दिन बचे आंसर टिक मार देना 2/7, और 1 दिन बचे आंसर टिक मार देना 1/7। लेकिन अभी समझ लो, घटना के अनुकूल प्रकार कितने हैं इसमें। घटना ये है बेटा कि एक संडे और मिल जाए, तो 52 संडे तो मिल गए, क्योंकि 364 दिन में 52 फुल वीक बने, और 52 फुल वीक के अंदर 52 संडे भी हो जाएंगे। अब इसमें एक संडे और कब कब पड़ सकता है, जब वो आखिरी के 2 दिन संडे मंडे या सैटरडे संडे पड़ जाए, यानी या तो ये वाला तरीका हो जाए या ये वाला हो जाए। तो 7 में से 2 तरीके फेवर में हैं, इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी 2/7। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 2/7 है कोई क्या? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 19वें का सी ऑप्शन करेक्ट है, 2/7। आखिरी प्रश्न देखिए, एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता, और अगर कोई भी घटना निश्चित रूप से होती तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो 20वें का बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई घटना अगर निश्चित रूप से होती है तो उसकी प्रायिकता 1 है। एक बात और समझ लो, अगर कोई घटना कही जाए असंभव घटना है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 0 लिखोगे। ठीक है। और एक बात इसमें और ध्यान रखना, प्रायिकता का मान कई बार बता चुके होंगे पिछले सेट्स में भी, प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है। इसका एक सवाल यह भी बनता है, ऐसा ऑप्शन दे देंगे, बताओ इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होगी, कभी 1 से ज्यादा नहीं होगी। यहां पर असंभव घटना होती है, यहां पर निश्चित घटना होती है। इसके बीच में प्रायिकता हो सकती है, तब घटना हो भी सकती है और नहीं भी। तो फिलहाल यहां पर ऑप्शन जो है वो बी होगा।